अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मेहमान और हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम दिए जाएँ ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें और फिर आप हमें भी फीडबैक दें, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आज के जो हमारे मेहमान हैं नासिर गोंदा साहब, बहुत कना मश्क, बड़े अनथकमंद, और जो इन्होंने मकाम हासिल किया है बिल्कुल नीचे से इन्होंने इस तरह टेक ऑफ किया है जैसे एक जहाज़ करता है। आज इनसे बात करने की ज़िंदगी की अचीवमेंट इन्होंने किस तरह हासिल की और इसके अंदर क्या मुशक्क़त थी, क्या मेहनत थी, क्या इल्म था, क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या एनालिसिस था, और इनकी शख्सियत में क्या वो खुसूसियात थी जो इस मुकाम तक पहुँचे, या फिर माँ बाप की दुआएं तो होती हैं। अच्छा नासिर गोंदा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। नासिर गोंदा साहब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के, और इसी तरह इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर मेंबर हैं। गोंदा साहब, ये बताएं कि आपने ज़िंदगी का आगाज़ कब शुरू किया, कैसे किया और जहाँ तक कैसे पहुँचे? शाह साहब, जैसे आपने पहले बात की कि अल्लाह पाक के करम होता है, तो मैंने 18 साल की एज में जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी का सफ़र। यू आर क्वाइट यंग। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक से दुआ की, और मैं बेसिकली मेरा सरोदा से तल्लक है, माशाल्लाह, शाहीनों के शहर से। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वहाँ से निकला, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में उस वक़्त मेरा इस तरह का कोई जानने वाले लोग नहीं थे, लेकिन मेरे अंदर एक अज़म था कि मैंने कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। बिजनेस का डे फर्स्ट से मुझे शौक था। पहला सफ़र जो आपने सरगोदा से इस्लामाबाद किया, जहाँ पे किसी की जान पहचान नहीं थी, कोई जानने वाला नहीं था, वो कैसा सफ़र था आपका? ये एक बड़ा मुश्किल सफ़र था। मैं आज भी सोचता हूँ जब कि मैं वो डिसीजन मैंने कैसे ले लिया था, मतलब कैसे वो मेरे अंदर ये इतनी अल्लाह पाक ने करम किया और वो एक जज्बा और अज़म आ गया कि मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मेरे पास सरमाया नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है। सही। और 18 साल की एज में कि मैं मतलब वहाँ पे जब हम लोग गाँव के अंदर होते थे तो किसी बड़े शहर के अंदर इससे पहले कभी नहीं गया, तो डायरेक्ट इस्लामाबाद रावलपिंडी, चूँकि एक बड़ा शहर है, महंगा शहर है, तो उसके अंदर मैंने डिसीजन ले लिया। तो अल्लाह पाक ने एक करम किया, मैं वहाँ से निकला। इस्लामाबाद का नाम मैंने सुना हुआ था, इस्लामाबाद में पहुँच गया। मेरे पास कोई 1500-1700 रुपये उस वक़्त थे। सही। और अब मेरे पास सबसे पहला मेरे पास इम्तिहान था, वो ये था कि मैं किसी तरह अपनी कोई शाम को सोने के लिए कोई जगह बना लूं, ताकि चले दिन तो गुजर जाता है सुकून के साथ, चले बंदा आगे पीछे को स्ट्रगल करते हुए। तो मैं एक रियल स्टेट वालों के ऑफिस गया, उनसे मैंने कहा जी कि मुझे रहायश चाहिए। ये नाज़रीन सच्ची और पक्की बातें, इनको पल्ले बांध लीजिएगा। अच्छा, मैं उनके ऑफिस में गया, सुबह का टाइम था। मैं बेसिकली गाँव से जो है वो सुबह 5 बजे निकल आया था, तो 8 सवा 8 बजे मैं इस्लामाबाद पहुँच गया। तो एक रियल स्टेट के ऑफिस वालों के पास मैं गया, तो मैंने उनको कहा कि मुझे रहायश चाहिए। उन्होंने मुझे इस्लामाबाद के ना बहुत सारे सेक्टर्स का बताया कि वहाँ पे आपको इतने का मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो कोई सर छुपाने के लिए जगह चाहिए, मैं तो कोई मजदूरी करने आया हूँ। तो वो बड़े शॉक हुए, उन्होंने कहा भाई कौन हो बच्चे, कहाँ से भाग के आए हो? तो मैंने कहा जी भाग के नहीं आया, मेरा गोंदल फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तल्लक है और मैं कुछ करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे फिर डिटेल से पूछा कि आप मजदूरी करोगे, मजदूर तो फुटपाथ पे सोते हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें हुई, मैंने कहा नहीं जी कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कुछ ना कुछ करूँगा इंशाल्लाह। एक अज़म लेके आया हूँ, अल्लाह पाक ने करम किया। तो वो फिर उन्होंने मुझे कहा जी कि आप चूँकि इससे जो है वो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं आज भी उनको दुआएं देता हूँ। उन्होंने वो जो फर्स्ट स्टेप था मेरा, बड़ी बात, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल था। मिसाल के तौर पे आप ये समझें, किसी अनजाने बंदे को ऑफिस में रखना या घर पे रखना बहुत मुश्किल होता है। आप ये समझें कि आज इस स्टेज के ऊपर अगर मुझे कोई बंदा 10 करोड़ रुपए दे ना, वो मुझसे वापस भी ना ले, 10 करोड़ रुपए एज ए गिफ्ट दे, और वो जो हाजी फैज साहब ने मुझे ये कहा था ना कि आप जो है वो ख्वार हो जाओगे, आप हमारे पास ही जॉब कर लो, हम आपको रैश का भी कर देंगे। और 1500 रुपए पे के ऊपर उन्होंने मुझे जॉब दे दी एज ए ऑफिस बॉय की। ये 20 साल पहले की बात है। ये आज से ये अक्टूबर 2002 की बात है। ये जो लम्हे होते हैं ना, ये वक्त और टाइम और डेट याद रहते हैं, जैसे नासिर साहब होता है। तो वो मेरे लिए आज का 10 करोड़ रुपया और उस टाइम की वो जो 1500 रुपये पे थी ना, जिसने मुझे कदम जमाने में जो है वो मेन किरदार अदा किया था, हौसला अफजाई थी, मैं समझता हूँ वो बराबर था। 3-4 महीने मैंने उनके साथ एज ए ऑफिस बॉय काम किया। फिर उन्हीं के ऑफिस में मुझे रियल स्टेट का भी पता चलना शुरू हो गया। मैंने काम शुरू कर दिया रियल स्टेट का।
پھر 6-8 مہینے بعد میں نے ایک اور دوست سے ریئل اسٹیٹ کی ان کا آفس تھا، ان کے ساتھ میں نے کام شروع کر دیا. تو پھر وہ ٹائم اور آج کا ٹائم، میں نے ان 19 سالوں کے اندر جو ہے میں نے چھٹی نہیں کی. بڑی بات مطلب میں نے ایک نا بالکل ایک یہ فکرہ ذرا دوبارہ بولیے گا کہ میں نے کبھی چھٹی نہیں کی. میں نے 19 سال کے اندر چھٹی نہیں کی. یہ وہ فرد ہیں جن جاپانیوں کے طرز پہ کبھی چھٹی نہیں کرتے. جیسے جاپانی گورنمنٹ کہتی ہے چھٹی کر لو، ایک دن ریسٹ کر لو، یہ وہ فرد ہے. اس طرح کے فرد ہمیں پاکستان کے لیے چاہیے. جی آپ اس میں یہ دیکھیں کہ میرے 19 سال کے اندر یہ جو آپ کی عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا 10 محرم کی، جو آپ کا پورا پاکستان جو بند ہو جاتا ہے، یہ عید کی چھٹیوں میں بھی میں اپنے جب میں ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ، انویسٹرز کے ساتھ میں رابطے میں ہوتا ہوں. یہ عید کی چھٹیاں بھی. اور میری فیملی بھی مجھ سے ان باتوں کے اوپر حیران ہے کہ بھائی ہمیں بھی کچھ ٹائم دے دیا کرے، سارا ٹائم بزنس. تو اب جا کے اللہ پاک نے بہت کرم کیا، میں نے اس ریئل اسٹیٹ شعبے کو سیکھا. بہت ساری مشکلات. میں آپ کی بات کو کٹ کروں، آپ کے وہ کلائنٹ نہیں ہوتے، انویسٹر ہوتے، وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے. آپ نے اپنی فیملی سائز بڑا کر دیا. وہ ہمارے فیملی ہوتی ہیں، وہ ہمارے رزق کا ذریعہ ہوتے ہیں. بے شک ہم ان کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی جب آپ کا مائنڈ بن جاتا ہے نا کہ ہم نے سروسز دینی ہے، پھر آپ کی چھٹیاں ہی نہیں ہوتی ایسے ہی. اور اگر آپ جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جائیں اپنے بزنس میں، تو پھر کامیابیاں اتنی آسانی سے آپ کو نہیں ملتی. بالکل. میرے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کا فون نہیں سنا تو آپ نے اس کو کل کر دیا. یس ڈیفینیٹلی، آپ نے اس کو ہرٹ کیا ہے. آپ جس امید کے ساتھ، جس پیار محبت کے ساتھ، یا جس سروسز کے لیے وہ آپ کے پاس آ رہا تھا، اور آپ نے فون نہ اٹینڈ کر کے تو آپ نے ساری وہ آپ نے جو رزق آپ کے پاس آ رہا تھا آپ نے وہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں الحمدللہ میں نے جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ تھا اس میں نے پیسہ کمانے سے زیادہ سیکھا. صحیح. سٹارٹ میں بہت زیادہ مشکلات آئیں، کھانے کا بھی بڑا پرابلم ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا. میں نے نہیں بالکل. دیکھیں آپ جب مشکلات کو لفٹ کرانا شروع ہو جائیں گے نا، جب مشکلات کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں گے تو آپ بڑے کامیاب کیسے ہو سکیں. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں میں اپنی لائف کے اندر لے کے آیا. آج الحمدللہ اس وقت گونر گروپ آف مارکیٹنگ، میری جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی ہے، وہ پاکستان کی 5 بڑی ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی میں شمار ہوتا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ آئی، ہم الحمدللہ اس کے اوپر سب سے پہلے ہم نے اپنا پلیٹ فارم بنایا. گونر گروپ آف مارکیٹنگ کے نام سے ہم نے یوٹیوب چینل بنایا. لوگوں کو، انویسٹرز کو ہم نے آگاہی دی کہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے کیا، کیسے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں. ناصر گونر صاحب، یہ آپ کی گفتگو بڑی اچھی ہے اور یہی وقت اس بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ریئل اسٹیٹ کیا ہے، کنسرن کیا ہے، تاکہ لوگوں کی دلچسپی بڑھے. اور یہ جو آپ کا شعبہ ہے یہ گیم چینجر شعبہ ہے. اس وقت ملک کا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس وقت جو ملک میں ڈالر کا بحران ہے، آپ کی انڈسٹری اس کو طے کر سکتی ہے، اس کے بحران کو خاتمہ کر سکتی ہے، کیونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو پل جھپکنے سے پہلے کسی ملک سے یہاں پہ پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ابھی دیکھا آپ نے IMF 3 مہینوں کے ہمیں پیسہ نہیں دے رہا، لیکن آپ وہ لوگ ہیں، آپ وہ لیڈر ہیں، آپ وہ رہنما ہیں جو ایک فون کر کے لوگوں کو ایک پلاٹ بیچ کے اس سے کوئی پیسے آپ ادھر ٹرانسفر کر دیں. اس سے بڑا شعبہ آپ نہیں لے سکتے. میں ناصر گونر صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں گونر گروپ آف مارکیٹنگ کے، ابھی ان سے بات جاری رہے گی. بڑے اچھے طریقے سے یہ سمجھا پا رہے ہیں اپنا نقطہ نظر اور عوام کا نقطہ. اسی کے ساتھ ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت کہیں بجے گیا. اسٹے ود اس. Life is a symphony, and all you need is a place. جہاں یہ دھن صحیح سروں پر سنائی دے. Where you can feel the true rhythm of nature. اور شہر اتنا قریب جیسے کھڑکی سے دکھائی دے. جہاں ہر دن ایک نئی انرجی سے شروع ہو. ہر شام ستاروں سے دکھائی دے. A place where peace of mind is a piece of cake. A space you can call home. Liberty Lands. Live your land. Have your space. For more information, call 08000 9000. A project by Union Developers.
खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए। पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत सिर्फ 5 दिनों में। डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब। मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 0321 58566 82 0333 1923473। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद। नासिर गोंदल साहब आज हमारे साथ हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के। जैसे इन्होंने अपनी कहानी का आगाज़ किया वो आपने सुना होगा, और ऐसी बाहिम्मत नौजवान हमें चाहिए इस मुल्क की तामीर के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए। नासिर गोंदल साहब से पूछते हैं कि ये गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग कब बनी? बेसिकली जो मार्केटिंग कंपनी है वो तो हमने 2016 के अंदर बनाई। पहले आम रवायती तरीके से हम लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, लेकिन जब टाइम चेंज हुआ, आपको पता है पहले एक टाइम था कि हम लोग सिर्फ प्रिंट मीडिया के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते थे। फिर 2011-12 के अंदर आपको पता है फेसबुक और ये चीज़ें आई। 2011-12 में तो किसी को ये समझ नहीं आई कि फेसबुक के ऊपर भी बिजनेस होता है, या इन चीज़ों को भी बिजनेस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बल्कि आज भी बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि भाई सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर आप गुजारते हो फ्री में, आप मजहबी फ़िरकावारियत के ऊपर लोग बात कर रहे होते हैं, लोग जो है वो सियासत के ऊपर बात कर रहे होते हैं, कुछ नून लीग के सपोर्टर पीटीआई नून लीग ये चल रहा होता है। तो मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि भाई सोशल मीडिया को जो है वो अपने बिजनेस के लिए यूज़ करो, इससे पॉजिटिव यूज़ करें, इससे सीखें कि आप सारा दिन आपको, अब इस वक्त तकरीबन आप ये समझें कि 80% लोगों की आदत बन गई है सोशल मीडिया यूज करना। उनको काम नहीं है तब भी वो स्क्रॉल सुबह उठ के पहला काम ये सबसे पहला करना है। लेकिन अगर यही इसी आदत को वो बिजनेस में कन्वर्ट कर लें, पॉजिटिव कन्वर्ट कर लें, तो मैं समझता हूँ हर बंदा जो है इससे अर्निंग कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात आपने हमारे खास तौर पर नौजवानों को, वैसे तो आपने हर फर्द के लिए कहा है कि सुबह उठ के अगर आगाज़ करते हो तो उसके साथ डॉलर आने शुरू होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग हमने 2016 में इसको एज ए मार्केटिंग कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड कराया, और फिर जो नई डिजिटल मार्केटिंग आई, हम अल्हम्दुलिल्लाह उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने रियल एस्टेट शोबे में पैसा कमाने से ज़्यादा इसको सीखा है। बड़ी बात कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ ये बिजनेस हो कैसे रहा है, इसको इम्प्रूव कैसे करना है, और इसमें जो लोगों की हमारे साथ जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हमारे रिज़्क का जो जरिया होते हैं, उनको हमने सर्विसेज कैसे देनी। तो मैंने हर वो चीज़ जो है वो मैं लेके आया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई भी नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है उसकी सबसे पहली जो नज़र होती है वो ये होती है कि अगर गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग जो है वो हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट की अगर मार्केटिंग करे तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात की। नासिर ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? बेसिकली आपको पता है जैसे टाइम के साथ चीज़ें जो है वो चेंज होती जा रही हैं। अब हर बंदा जो है वो ऑनलाइन अपनी सारी सर्विसेज लेना चाह रहा है। लोग जो है अभी प्रैक्टिकली इसको हम कह सकते हैं ई मार्केटिंग भी यही है। यस, बिल्कुल ई मार्केटिंग भी ये। तो वहाँ पे आपके पास सारे जितने आपके प्लेटफॉर्म हैं, आपके पास यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, आपका फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टा, लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अच्छी आप रियल एस्टेट के शोबे को पॉजिटिव अंदाज में पेश करें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू किया, और स्पेशली मेरी कोशिश होती है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में पहले इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, डरते थे कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, हमें पता ही नहीं है कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उनके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने ज़रा बताया हमारे नाज़रीन को। मैंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है। मैं खुद अभी लंदन में भी गया, वहाँ पे भी हमने सेमिनार वगैरह कराए। मेरी कोशिश है कि मैं जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 60-70% तक हम लोग कामयाब हो चुके हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। रियल एस्टेट का शोबा आपके एक ऐसा शोबा है जिसमें आप बगैर सूद के साथ जायज़ तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे दोस्त जो हैं, हमारे
اور پاکستانی بالخصوص جن کے پاس ایک ورکنگ ہے وہ پیسہ بینک میں رکھنے کی بجائے آپ سے کے ساتھ سرمایہ کاری کریں, آپ کے ساتھ کریں, کسی جگہ کریں تو ایک محفوظ سرمایہ کاری ہو سکتی ہے. بالکل ڈیفینیٹلی جی. بینک میں تو آپ کو پتہ ہے سیدھا سیدھا سود ہے, اللہ کے ساتھ جنگ ہے. ایسے ہی تو اس میں تو میں کبھی زندگی میں اپنے دشمن کو بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ سود والے معاملے کے اوپر, یعنی اللہ سے جنگ کریں, ہم کسی کو مشورہ دے نہیں سکتے. سچی بات ہے کہ جو لوگ بینک میں پیسہ رکھ کے سود کھاتے ہیں نا, وہ اپنے اوپر ان کو کانفیڈینس ہی نہیں ہے. ان کے پاس اللہ پاک نے ان کو کچھ پیسہ دے دیا ہے لیکن وہ بس ان کو اپنے اوپر کانفیڈینس نہیں ہے. وہ اس بزنس, مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 5 کروڑ روپے ہے اور اس کو بینک جو ہے وہ 50,000 یا لاکھ روپیہ اس کو جو ہے وہ پر منتھ سود دے رہا ہے. تو یہ 5 کروڑ روپیہ اگر وہ بندہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم از کم پر منتھ جو ہے وہ 20 سے 25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کما سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو چونکہ اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے اور وہ اس پیسے کو جو ہے اور زیادہ محفوظ بنانا, حالانکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بینک کے اندر پیسہ پڑا ہوا ہمارا بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے. بڑی اچھی بات ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر یا کسی بھی بزنس کے اندر اگر آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے تو آپ کا ڈی ویلیو نہیں ہوتا. اس کی جیسے جیسے مثال کے طور پہ ڈالر کا آپ کو پتا ریٹ اوپر جا رہا ہے, اگر آپ کا پیسہ بینک کے اندر, آپ کا بزنس کے اندر پیسہ لگا ہوا ہے تو ڈالر کے مقابلے میں آپ کا بزنس بھی گرو کر رہا ہے. ایسے ہی بینک کے اندر آپ کا جو 5 کروڑ تھا وہ 5 کروڑ تو آپ کا 2 کروڑ رہ گیا. بالکل صحیح. ڈالر جو ہے اس کا ہونے میں آپ کا 2 کروڑ رہ گیا. یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اس وقت مہنگائی بھی بڑھتی ہے, مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ریئل اسٹیٹ کا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر بہت ان کو اعتماد ملا ہوا ہے, لیکن تھوڑا سا جو آپ کو پتا ہے سیاسی جو ایک عدم استحکام تھوڑا سا پاکستان کے اندر ہے, یہ اگر ٹھیک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ ٹھیک ہو جائے گا. پچھلے 4-5 سال کے اندر ہماری جو پاک فوج ہے انہوں نے جو پاکستان کے لیے کارنامے کیے ہیں, اسپیشلی جو ایک ضرب عظم ہے, بالکل ڈیفینیٹلی جو ایک پریشانی تھی لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, دہشت گردی کی انتہا تھی, دہشت گردی, وہ جو ختم ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت زبردست کام تھا. اور ہمیں اپنی فوج کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے وہ بڑا زبردست احسن طریقے سے وہ کام کیا تھا, جس میں اس وقت پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ بہت اچھے ہو گئے. لوگوں کو اب وہ پریشانی نہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ڈرتے تھے, پاکستان آنے سے ڈرتے تھے, آئے روز بم دھماکے ہو رہے تھے, اکانومی ہماری تباہ ہو رہی تھی. ان چیزوں کی وجہ سے الحمدللہ اس وقت اکانومی بیسٹ ہے. پھر سیکنڈ سیاسی جو عدم استحکام ہے, آپ کو پتہ ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سب سے زیادہ جس پرسنالٹی کو لائک کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب ہے. ایسے ہی اب عمران خان صاحب کی جب حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی تو ان میں ایک بہت زیادہ پینک آئی اوورسیز ہمارے جو پاکستانی, مطلب ان کا کانفیڈنس شیک ہوا. بالکل ڈیفینیٹلی. لیکن یہ ہے کہ اس طرح ہم لوگ نہیں کہہ سکتے چونکہ ہم لوگ پاکستان کے اندر بیٹھے. گورنمنٹ جتنی بھی آتی ہے, مثال کے طور پہ ابھی جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے ان کا فوکس انفراسٹرکچر کے اوپر ہوتا ہے. ایسے ہی اس لحاظ سے یہ بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے یہ گورنمنٹ بھی بیسٹ ہے, موضوع ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں. انشاءاللہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں جو اپنا پیسہ وہاں پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کریں. ناصر گوندہ صاحب, آپ کی آفر تو بڑی اچھی ہے, لیکن میرے جیسے بندہ, آپ تو کروڑوں کی بات کریں گے, اگر کوئی بندہ 5 کروڑ لگے, میں تو 1 لاکھ یا 1000 بھی کسی کے پکڑاؤں گا ہاتھ میں تو ڈرتا رہوں گا یار یہ بندہ واپس کرے گا نہیں کرے گا. میں ویسے اس کو دے دوں گا یار تو لے جا, مجھے یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ نے واپس کرنا, ورنہ اگر وہ میرا 1000 لے کے بھاگ جائے گا تو میں کہوں گا یار اس سے میرے پیسے. آپ ہمارے اوورسیز کو یہ بتائیں ان کا کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے, بلڈ کرنے کے لیے کہ وہ کس انویسٹر پہ, کس ایجنٹ پہ اعتماد رکھیں اور کس سوسائٹی پہ رکھیں. دیکھیں اس میں نا مطلب ایک اچھے ایجنٹ کے لیے کیا خوبیاں ہونی چاہیے جو اوورسیز پاکستانی جن سے آپ کو ملاقات نہیں کی, دیکھا نہیں ہے, صرف فون پہ بات ہوئی ہے, آن لائن بات ہوئی ہے, تو آپ کے پیسے آپ کے حوالے کر دیں. دیکھیں اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ المیہ, ہم لوگ کام سیکھتے نہیں ہیں. ہم لوگ سب سے پہلے راتوں رات جو ہے وہ امیر ہونا چاہتے ہیں. ہر بندے کی پوزیشن یہی ہے. صحیح. بزنس کوئی بھی ہے اس کے لیے ٹائم چاہیے. مثال کے طور پہ یہ ریئل اسٹیٹ کا کام سیکھنے کے لیے کم از کم 5 سے 7 سال کا ٹائم چاہیے. 5-7 سال کا ٹائم اس وجہ سے چاہیے کہ کم از کم ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ آپ کے سامنے سٹارٹ ہو اور وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ اپنی جو بھی منازل ہیں اس کے جو بھی سٹیپ ہیں وہ اپنے کلیئر کرتا ہوا لوگوں کو جو ممبران ہیں وہ ہینڈ اوور کرے پلاٹ. پھر ایک ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کو پراپر اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کس پوائنٹ کے اوپر کرانی ہے, کون سے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جن کے اندر جو ہے وہ ہمارا سرمایہ, ہمارے کلائنٹس کا سرمایہ جو ہے وہ محفوظ ہو سکتا ہے.
इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में रियल एस्टेट एडवाइजर है, और उनमें आप ये समझे कि बहुत कम 20-30% ऐसे लोग हैं जो 10-15 साल जिनके पास एक्सपीरियंस है, बाकी सारे इस वक्त नए लोग हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो बंदा अच्छी पोस्ट डिजाइन कर ले तो वो बंदा जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं काम भी ओके हो और नाम भी ओके हो। नाम भी ओके हो। मैं नाज़िर गोंदा साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त हो जा रहा है एक वक्त का। नाज़िर कहीं मत जाएगा, दोबारा हाजिर होते हैं। हाँ तो तुम्हारी जीएम की नौकरी हो गई ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेजुएशन किया हुआ है ना तुमने? नहीं सर, मैंने तो मिडिल पास की है। हाँ हाँ कोई नहीं चलेगा चलेगा। सर वीजा कब तक आ जाएगा? पासपोर्ट दिया हुआ है तुमने? नहीं सर, वो तो मेरे पास है। हाँ तो दो ना यार, ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त हैं अपने, बाकी के 5 लाख लाए। जी सर। सर जाना कब होगा? बस 2-4 दिन में। फ्लाइट पे जरा रश है, बोट पे जाना होगा। 20 घंटे में ऑस्ट्रेलिया, मस्त सफर है, एंजॉय करना। क्या आप इतने बेवकूफ हैं? नहीं ना? तो फिर आप होमेज का नया सोलर इन्वर्टर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसकी सोलर प्लेट्स करती हैं बैटरी को सारा दिन चार्ज बगैर बिजली के, और इसकी नई जेल बैटरी लंबे अरसे तक चले बगैर मेंटेनेंस के, यानी बचत और अक्लमंदी का पूरा पैकेज। Life is a symphony, and all you need is a place. जहां ये धुन सही सुरों पर सुनाई दे। Where you can feel the true rhythm of nature. और शहर इतना करीब जैसे खिड़की से दिखाई दे। जहां हर दिन एक नई एनर्जी से शुरू हो, हर शाम सितारों से दिखाई दे। a place where peace of mind is a piece of cake. A space you can call home. Liberty Lands. Live your land, have your space. For more information, call 08000 9000. A project by Union Developers. वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद। जैसे कि गुफ्तगू चल रही थी नासिर गोंदा के साथ, हम अभी से महसूस कर रहे हैं कि वक्त बहुत कम है और नासिर गोंदा साहब के पास एक वसी तजर्बा है, वसी एक्सपीरियंस है जो उन्होंने लोगों को करके दिखाया और लोगों को डिलीवर किया। इनका जो काम है वाकई हिस्ट्री बोलती है, और जिस तरह इन्होंने खुद अपनी हिस्ट्री बताई है वाकई काबिल इस्ताइश है। मैं नासिर गोंदा साहब से वही सिलसिला जोड़ूँगा कि एक अच्छे रियल्टर के लिए क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि लोग उस पर अंधा एतमाद करें, उसको अपने पैसे उसके हवाले करें। शाह साहब, आपने जैसे बात की ना कि ये रियल एस्टेट का जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कम से कम 2 घंटे का टाइम चाहिए मुझे लोगों को ब्रीफ करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी आपका चैनल, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा ज़बरदस्त होता है, और स्पेशली जो हमारा रियल एस्टेट का शुबा है उसमें आपने बहुत अच्छे काम किया। हमारे जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी एसोसिएशन के जितने हमारे बड़े हैं चेयरमैन साहब, उनको भी आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और जो भी रियल एस्टेट सेक्टर के मुश्किलात हैं वो गवर्नमेंट और हुक्मरानों तक पहुंचाने में। नासिर गोंदा साहब, मैं आपकी बड़ी अच्छी बात की। मैं अक्सर दोस्तों को कहता, मैंने 2 शोबे ज़िंदगी में उठाए थे जो नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से। एक आपका शोबा था कि इधर आपने प्लाट साइन किया और उधर से पैसे आ गए, इससे बड़ा शोबा और कोई हो नहीं सकता। अगर फैक्ट्री बनाएंगे, 5 साल फैक्ट्री बनाएंगे, फिर पता नहीं कमाएगी या नुकसान भेजेगी, तो इसलिए हमने इसको एज ए नेशनल इंटरेस्ट किया। जी आप बात करते
रियल्टर की खूबियों की? बिल्कुल जी, रियल्टर्स की खूबी ये होनी चाहिए कि एक तो उसका कम से कम 10-15 साल का पुराना बैकग्राउंड होना चाहिए, उसने उस बंदे से बात करें जो एक्सपीरियंस, अब जिस बंदे को 10 से 15 साल का टाइम हो गया है वो कभी भी फ्रॉड नहीं करेगा, वो कभी भी अपने क्लाइंट्स को किसी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कराएगा जहाँ पे उसका सरमाया जो है वो डूब जाए। और फिर सेकंड बात है, मैं समझता हूँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको पता चल जाता है किसी भी बंदे से बात करते हुए कि इसके पास क्या एक्सपीरियंस है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को अच्छी सर्विसेज दूं, अपने जितने क्लाइंट्स हैं उनको मैं ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कराऊं जहां पे उनको रिटर्न आए। उनको रिटर्न आएगा तो हम लोग खुश होंगे, बल्कि हम लोग जो अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं अगर उनको प्रॉफिट आएगा तो वो हलाल है, अगर उनको वो प्रॉपर्टी के अंदर कोई मसला बनेगा तो वो तो हलाल ही नहीं है हमारे ऊपर, हमारी वो सर्विसेज नहीं है। बेसिकली तो हम सर्विसेज दे रहे हैं ना लोगों को कि आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको रीसेल में भी सर्विसेज देंगे। और इस वक्त जो रियल एस्टेट एडवाइजर है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप यकीन करें पिछले 3-4 साल के अंदर सैकड़ों की तादाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद में हर हफ्ते एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है। अब उसमें कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट ठीक है और कौन सा गलत है, ये रियल एस्टेट एडवाइजर का सबसे मुश्किल इम्तिहान है बेशक। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है जब भी कोई नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है मैं उसकी लैंड चेक करता हूँ, मैं उसका डेवलपर चेक करता हूँ, उस डेवलपर का एक्सपीरियंस क्या है, लोकेशन क्या है, किस प्राइस के ऊपर वो प्लॉट दे रहा है। ये सब आप चेक करते हैं ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाले क्लाइंट आपके इन्वेस्टर। डेफिनेटली जी, मेरी तो देखें जी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, सही अरबों रुपए की जो हमने इन्वेस्टमेंट करानी है वो क्लाइंट्स की करानी है। और क्लाइंट्स भी इस वक्त आपको पता है 70% जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की हो रही है। सही। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हालात बने हैं, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, मैं वही बात करने जा रहा हूँ जो आपने बात शुरू की है कि इस वक्त इस बजट के अंदर, इस फाइनेंस बिल के अंदर हुकूमत ने बहुत से एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए और कुछ ऐसे हैं जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बेतुके टैक्स लगा दिए, जैसे बीम टैक्स के बारे में आप बात करें। बिल्कुल जी, देखें जी मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जो है वो हमारी नाअहली है कि आप किसी शोबे के मुतल्लक कुछ करना चाहते हैं और एक उस बंदे से वो करवाना चाहते हैं जिस बंदे को उस शोबे के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। हमारे नाज़रीन को पता है कि ये बीम टैक्स है क्या? बेसिकली ये एक रेंटल टैक्स इन्होंने लगा दिया है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, उसका भाई गवर्नमेंट को, यानी मैंने बचत करके अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए या किसी के लिए भी, डेफिनेटली। और ये मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा जुल्म है इस रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। इस वक्त आपकी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, ज़राअत आपकी बड़ी इंडस्ट्री, उसके बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। और इसमें आपको इतना टैक्स आ रहा है कि मिसाल के तौर पे एक आम रिटेलर है वो तो आपको देगा टैक्स 5,000, 10,000, 50,000 के हिसाब से देगा। रियल एस्टेट जो सेक्टर है इसमें लाखों के हिसाब से आपको टैक्स आता है। एक बंदा जो है वो लाख प्लस का आपको टैक्स दे रहा होता है। अभी जैसे प्लॉट्स के ऊपर इन्होंने लगा दिया। नहीं, मैं बात दोबारा करना चाह रहा हूँ, बीम टैक्स आपने एक प्लॉट दे दिया जिससे कोई इनकम नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है उससे हमें देखें ना ये चीजें बहुत बड़ा जुल्म है। अब आप उससे एडवांस टैक्स भी ले रहे हो, सेल्स टैक्स भी ले रहे हो, उसके ऊपर आपने ये कैपिटल टैक्स भी ले रहे हो, ये टैक्स भी आपने ठोक दिया। तो मैं समझता हूँ शायद जिस बंदे ने ये चीजें फाइनल की हैं उसने सरासर खुद मतलब दानिस्ता तौर पे उस बंदे ने रियल एस्टेट सेक्टर को रोकने की कोशिश की है। हमारी जितनी एसोसिएशन है शबखून मारने की कोशिश की है रियल एस्टेट पे। अगर ये प्रमोट होते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे तो ये भी बढ़ेगा और इस मुल्क के अंदर डॉलर की, और सबसे बड़ी बात नाज़रीन ये रोज़गार इतना मुहैया करते हैं लोगों को, कोई दूसरा शोबा ये मुहैया नहीं कर सकता। और मनी सर्कुलेशन जितनी ये करते हैं कम से कम 260 बंदों के हाथों में से पैसे जाते हैं और हर बंदा पैसे टैक्स देता है। हमारे वज़ीर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जो आए हैं, बड़े कोना मश्क बराए मिनिस्टर हैं, वो बड़ी तवज्जो करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि 9 बजे वो जो है वकूफ़ में पहुँच होते हैं, हम 9 बजे नाश्ता कर रहे थे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बताएं कि इस वक्त किन हालात से आप गुजर रहे हैं। देखिए जी, मैं उसमें यही कहूँगा नेक्स्ट भी खुदा रहा जो भी आप करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के मुतल्लक, हमारी जो एसोसिएशन हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस रियल एस्टेट के, उनको बुलाएं। वो आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से टैक्स लगाएं, कैसे रेवेन्यू आपको अच्छा आ सकता है। मिसाल के तौर पे अभी देखें इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर नॉन फाइलर बंदे का क्या काम है। आप अब ये गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ चल रहे हैं उनके ऊपर जुल्म है, और जो नॉन फाइलर है उसको कोई बंदा पूछने के लिए तैयार नहीं है। रियल नॉन फाइलर का इस पाकिस्तान में होना, देखें जी आम रूटीन में एक बंदे के पास सरमाया ही नहीं है, वो 40-50 हज़ार लाख रुपया पे ले रहा है, उसको वो अगर नॉन फाइलर है तो कोई बात नहीं है।
कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकता है। नहीं, लेकिन एक बंदा सरकारी मुलाजिम है उसमें तो जबरदस्ती टैक्स लिया जाए, जबरदस्ती टैक्स लिया है। बात है कि हर बंदे को यहाँ पे टैक्स पेड होना चाहिए। अब देखें, एक बंदा 5 करोड़ रुपए का प्लॉट ले रहा है, उसके वो 5 करोड़ रुपए का तब प्लॉट ले रहा है अगर उसके पास 10-15 करोड़ रुपए की उसकी वर्थ है, तब वो 5। अब ये तो कोई बंदा ऐसा नहीं कभी हुआ कि एक बंदे के पास टोटल सरमाया ही 5 करोड़ है और उसने वो 5 करोड़ का एक प्लॉट ले लिया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर वो उस बंदे के 5 करोड़ का प्लॉट ले रहे, उसके पास बड़ी गाड़ियां भी हैं, घर भी हैं, ये सारी चीजें उसके पास मौजूद हैं। अगर एक बंदे के पास करोड़ों रुपए है, उसके बावजूद वो फाइलर नहीं है, तो ये सबसे बड़ा जुल्म जो है ये फाइलर के ऊपर है, जिसके ऊपर आप टैक्स ठोके जा रहे हो। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो रियल स्टेट के अंदर नॉन फाइलर का कंसेप्ट ही खत्म करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर ये होगा कि पाकिस्तान को और टैक्स जो हमारे मिनिस्टर हैं FER के, उनसे ये कहूँगा ये बात जो है कि टैक्स का कल्चर फ़रोग देना चाहिए, उसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए और ये जुल्म नॉन जी। और फिर दूसरी बात ये है कि हमारे स्टेक होल्डर्स को बताएं, हमें बुलाएं, हमें बिठा के हम लोग आपको बता के देंगे फिजिबिलिटी कि आप किस तरीके से टैक्स लगाएं। गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू टैक्स देने से कोई इनकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर रियल स्टेट इंडस्ट्री चले, अब जैसे इन्होंने टैक्स लगाया, रियल स्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल जो है वो बैठ रही है, कंस्ट्रक्शन का शोबा आपका बैठ रहा है, तो जब ये चीजें बैठ जाएंगी, ये चीजें खत्म हो जाएंगी, तो फिर टैक्स कहाँ से लेंगे आप लोग? गोंदा साहब, एक और बड़ा आपसे गुफ्तगू हो रही थी, ये जो कंस्ट्रक्शन शॉप है, इतना महंगा मटेरियल हो गया इस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए चेक एंड बैलेंस। देखे ना, यही तो बात मैं पहले कर रहा था कि इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का। सही, ये अभी जो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं इनका आपस में ही सारा ध्यान चल रहा है कि उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। देखें, इदारों की तरफ तवज्जो दें भाई जी, इदारे आपके चलेंगे, इंडस्ट्री आपकी चलेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। छोटी छोटी रियल जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसके साथ सैकड़ों की तादाद में आपकी छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ चल रही होती हैं, उनको तबाह ना करें खुदा रहा। इस बड़ी इंडस्ट्री को बचाएंगे, वो छोटी इंडस्ट्री भी आपके साथ बचेंगी। और रियल स्टेट इस वक्त कंस्ट्रक्शन आपकी इतनी महंगी हो चुकी है कि कोई बिल्डर जो है वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को तैयार नहीं है। सही। बहुत बड़ा एक जो है वो सानिया है ये रियल स्टेट इंडस्ट्री और रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, जो इस वक्त बिल्कुल बेजार टैक्स, ये इसके टैक्स की कोई समझ ही नहीं आती। तो खुदारा नेक्स्ट भी अगर आपने डिसीजन करना है, बल्कि इसके ऊपर हमारी एसोसिएशन जो है वो ऑलरेडी इस जालिमाना टैक्स के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रही हैं। हम लोग एहतजाज करते रहेंगे अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। और जो हुक्मरान है, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उनसे हमारी गुजारिश है खुदा रहा इस इंडस्ट्री को बचाएं और इस इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने साथ बिठा के जो है, आपने जो है वो गोल्ड की एसोसिएशन को आपने अपने साथ बिठा के चीज़ें फाइनल कर ली हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट इंडस्ट्री को आपने साथ नहीं बिठाया। इनको भी साथ बिठाएं, वो टैक्स लगाएं जो टैक्स हम लोग आसानी के साथ दे सकें। बहुत शुक्रिया नासिर गोंदा साहब, बड़ी अच्छी बात की कि वो टैक्स लगाएं जो हम खुशी से दे सकें और जिससे मुल्क का भी फ़ायदा हो, ना कि हम टैक्स चोरी करना शुरू कर दें। नासिर गोंदा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये शोबा एक नॉन टेक्निकल बंदे को और एक टेक्निकल ड्राइवर को हर चीज़ मुहैया करता है, रोज़गार मुहैया करता है, और इसके साथ एक पढ़े लिखे लोगों को, आर्किटेक्चर को, इंजीनियर को मुहैया करता है रोज़गार। फिर आप क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं? आइए इनसे जल्द अज जल्द इनके स्टेक होल्डर से मशवरा कीजिए, टेबल पे उठाइए, ताकि ये मुल्क का जो बहरान है किसी भी लिहाज से, चाहे वो रोज़गार के हवाले से है, चाहे वो डॉलर के हवाले से है, चाहे मटीरियल का महंगा होना है, ये सिर्फ आपकी तवज्जो, आपकी सरपरस्ती वज़ीर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब तभी हाल हो सकता है जब आप इनकी बात सुनें, इनको अपने पास बुलाएं या इनके पास जाएं। बड़ा ज़रूरी है इस शोबे को मजबूत करना, चूँकि ये शोबा मुल्क के इंटरेस्ट के लिए बहुत बड़ा काम करे। इसी के साथ अपने मेज़बान सईद अस्सी को इजाज़त दीजिए। आज हमारे साथ बड़े मौजूद मेहमान नासिर गोंदा साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग। अभी तो इनसे बहुत सी बातें करनी है और मैं इनसे कोशिश करूँगा हफ्ता भर इनसे मैनेज करूँ ताकि मुसलसल आपको हम डिलीवर कर दें अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी गुफ्तगू। और स्पेशली जैसे इन्होंने एक लफ्ज़ बोला था कि हम तो अभी सिखाना चाह रहे हैं लोगों को रियल एस्टेट, मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन है क्या, अभी तो हम उस मुकाम पर नहीं पहुँचे, लेकिन बातें गुफ्तगू बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके साथ चूँकि वक्त होया जा रहा है इस प्रोग्राम के इख्तिताम का, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ सैयद असद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।